विजन आईएएस की अगस्त 2022 की मंथली मैगजीन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज के लेक्चर में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पूरा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो बताए गए हैं वो है, एक तो पैसा एक्ट के रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग बात की गई है। दूसरा है स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नेंस कैसे हो रही है, क्या उसका ढांचा है पूरा, वो बताया गया है। और उसमें लैक्यूना क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो बताया गया है। थर्ड नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है, जो कि अभी वापस ले लिया गया है और उसको वापस से टेबल्ड किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बजट सेशन में ऐसा किया जा सकता है। तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कंसर्न्स थे उस बिल के रिगार्डिंग और क्यों उसको वापस लिया गया। तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें देखेंगे। बाद में जो 1.4 नंबर पे टॉपिक है वो है सोशल मीडिया की सेंसरशिप एंड रेगुलेशन किस तरह से और होना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है होना और कितना किया जा रहा है काइंड ऑफ, उस सारी चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। एंड फिर फाइनली कुछ छोटी न्यूज़ रहेंगी, न्यूज़ इन शॉर्ट्स हम देखेंगे, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात देखेंगे, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टोरल रोल जो है वो किस तरह से बना है उसको देखेंगे। फिर काफ़ी बार ये इशू होता रहता है और पेटिशंस आती रहती है कि रिकॉग्नाइज कीजिए माइनॉरिटीज़ जो है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है वो देखेंगे। और फिर बेनामी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 को देखेंगे फाइनली। तो इस तरह से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो है वो है पैसा के रिगार्डिंग। तो पैसा है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में ये एक्ट आया था। देखते हैं इसको होलिस्टिकली कि क्या प्रोविजंस हैं और क्यों ये न्यूज में है अभी। तो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ ने नोटिफाइड कर दिया है रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पैसा एक्ट 1996। तो अभी छत्तीसगढ़ ने भी नोटिफाइड कर दिया है रूल्स को इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किस दिन के ऊपर? वर्ल्ड ट्राइबल डे के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है कि पैसा जो है वो एक्ट 1996 का है। तो इसके रिगार्डिंग और न्यूज़ हम देखते हैं हुआ क्या है। तो पैसा के जो रूल्स हैं वो नोटिफाइड कर दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ 7वां स्टेट बन गया है, 7th नंबर का स्टेट बन गया है जिन्होंने कि ये रूल्स फ्रेम किए हैं और इम्प्लीमेंट किया है पैसा को। और जो स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है उनकी यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है, हर स्टेट का नाम एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। और 7वें नंबर का राज्य रहेगा छत्तीसगढ़, जिसने कि पैसा के रूल्स को नोटिफाइड करके पैसा को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये 7वां स्टेट रहेगा ऐसा। अब हम देख लेते हैं पैसा के रिगार्डिंग कि पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है पैसा जो एक्ट है वो 1996 का, क्यों आया था ये, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था काइंड ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। भूरिया कमीशन काफ़ी बार जाना जाता है, भूरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है दिलीप सिंह भूरिया। तो इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर इनेक्ट किया गया था 1996 के अंदर पैसा एक्ट को, जो कि क्या करता है, ट्राइबल एम्पावरमेंट करता है, ठीक है, और उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आता है। ट्राइबल्स का एम्पावरमेंट करता है ये पैसा एक्ट और उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है पैसा एक्ट जो है, जिसको कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे इनेक्ट किया गया था 1996 के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैसा के अंदर होता क्या है। ग्राम सभा को काफ़ी सारी पावर दी जाती हैं। कौन कौन सी पावर्स होती है ग्राम सभा को जो प्रोवाइड की जाती है पैसा के अंदर, उनको थोड़ा सा एक हम उसके ऊपर दृष्टिपात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, ग्राम सभा के पास पैसा के अंदर पावर आ जाती है टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लेन्स। तो मतलब जितनी भी फंक्शनरीज वहाँ पे हैं, है ना, और सोशल सेक्टर्स हैं, उन सभी पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है किसका, ग्राम सभा का। दूसरा क्या पावर आ जाता है ग्राम सभा के पास, माइनर वाटर जो बॉडीज़ हैं उनकी ऑनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सभी के राइट्स भी इन ग्राम सभा के पास आ जाते हैं। बाद में और क्या होता है, रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट कर देता है ग्राम सभा सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लिकर। तो ये ग्राम सभा के हाथ में आ जाती है चीज़ भी। जो विलेजेस की मार्केट है उसको ग्राम सभा है वो कंट्रोल कर सकती है। मनी लेंडिंग जो होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उनको उसको भी कंट्रोल कर सकती है ग्राम सभा। तो काफ़ी आप देख पा रहे हो कि पैसा के अंदर ग्राम सभा काफ़ी एम्पावर्ड होती जा रही है। आगे बताया गया है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज एंड माइनिंग लीज फॉर द माइनर मिनरल्स के लिए, ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं पे ग्राम सभा के हाथ में आ जाती है। उसके बाद में कंसल्टेशंस के जो मैटर रहेंगे, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशंस इज मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन जब भी होगी तो फिर उसमें कंसल्टेशन किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है।
और एलिनेशन जो होता है ऑफ लैंड एंड रिस्टोर एलिनेटेड लैंड, काफ़ी सारे मतलब कुल मिला के पावर्स ग्राम सभा के पास में आ जाएंगे। हम देखते हैं पैसा एक्ट को क्या बोला जाता है। पैसा एक्ट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है पैसा एक्ट को, ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू शेड्यूल एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स। तो 10 स्टेट्स के अंदर इसको शेड्यूल एरियाज के अंदर, 10 स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज के अंदर इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है अंडर आर्टिकल। इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है आपको याद रखना है 2 फॉर क्लोज 1 रीड विथ शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 के साथ इसको देखा जाता है। एंड सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। तो देखो कौन से स्टेट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो शेड्यूल स्टेट्स को हम देख लेते हैं, वो स्टेट्स को देख लेते हैं। ठीक है, शेड्यूल एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, 10 स्टेट्स, वो 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनमें से कितने लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 स्टेट्स उसमें से इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो वो 10 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने भी पैसा को लागू कर दिया है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो इनमें से 7 स्टेट जो हैं 10 स्टेट्स में से पैसा को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके रिगार्डिंग, पैसा के रिगार्डिंग आपको शेड्यूल 5 याद रखना है, आर्टिकल 244 याद रखना है और ये 10 स्टेट्स के नाम याद रखना है जिनमें से 7 स्टेट्स में पैसा लागू हो चुका है, उसको भी याद रखना है। और पैसा है क्या, इसमें होता क्या है, उसके रिगार्डिंग अभी हम फर्दर और बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख ही लेना है कि पैसा से जो आपका ग्राम सभा है उसके हाथ में काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आफ्टर पैसा एक्ट वाज इनेक्टेड, पैसा एक्ट को इनेक्ट कर दिया जाता है, कर दिया गया। द यूनियन गवर्नमेंट सर्कुलेटेड मॉडल पैसा रूल्स एंड सो फार 7 स्टेट्स ने इनको नोटिफाइड कर दिया है, ये हमको पता ही है कुल मिला के। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ पैसा बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है तो इसके सिग्निफिकेंस को भी हम देख लेते हैं थोड़ा। ट्राइबल कल्चर एंड राइट्स को सेफगार्ड करता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है और ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आता है। ग्रीवेंस जो होते हैं रिड्यूस करता है, ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम को। ठीक है, और कैसे, जैसे कैंसिलेशन ऑफ माइनिंग, जो आपकी नियामगिरी हिल्स है उसमें कैंसिलेशन ऑफ माइनिंग हुआ है तो वो उसकी वजह से हो पाया है, तो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है ये इकोसिस्टम को। एंड एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। एम्पावरिंग ग्राम सभाज इन अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान्स, तो ये सभी चीज़ें पैसा के अंदर होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैसा देख लेते हैं हम फाइनली। तो सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है ग्राम सभा की हेल्प से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसा। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में ग्राम सभा का योगदान रहेगा, वो खुद लोग जो है ग्राम सभा के उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा भी ये इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद अलावा जो कम्युनिटीज होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके राइट्स को इंश्योर किया जाता है और प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल लोगों की राइट्स को, कम्युनिटीज की राइट्स को, और प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल लेबर्स को मनी लेंडर से, लैंड के एलिनिएशन से, और उनको फॉरेस्ट जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट्स, ऑनरशिप राइट्स भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है उनके ऑनरशिप राइट्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स हैं पैसा के। अब पैसा के सामने चैलेंज देख लेते हैं हम कि क्या क्या है चैलेंज। तो पहली बात तो लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये जनरली चैलेंज हमारे यहाँ पे हम अभी सभी स्कीम्स के अंदर रख सकते हैं, या जो एक्ट आते हैं मुख्य रूप से ट्राइबल्स लोगों के लिए और ग्रामीण पॉपुलेशन के लिए, तो वहाँ पे अवेयरनेस का अभाव तो रहता है हमेशा ही। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के अंदर, लोगों को पता नहीं है। 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं उसमें लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कैसे है ये पैसा एक्ट और उनको क्या क्या अधिकार एंड राइट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। दूसरा जो है इसमें प्रॉब्लम है लिमिटेड ऑटोनॉमी। तो जो ग्राम सभा की यहाँ पे बातें तो की गई है और ग्राम सभा को काफ़ी एम्पावर्ड बताया गया है कि उसके बाद हो जाती है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ग्राम सभा के अंदर नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोनॉमी लिमिटेड हो जाती है ना। और इसमें आगे बताया गया है ग्राम सभा एंड पंचायत हैव नॉट बीन ग्रांटेड इनफ पावर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन, और आपको पता है यदि रेवेन्यू जनरेशन है नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस आप हो नहीं सकते हो, सस्टेन कर नहीं सकते हो। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं है तब तक ऑटोनॉमी अच्छे से आती नहीं है। ठीक है, और फिर पैसा के 3rd नंबर पे बताया गया है इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है उसमें कि वॉयलेशन हो जाता है काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है पैसा के अंदर उनका। ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में बताते हैं। ग्राम सभा हैव नॉट एम्पावर्ड एंड स्ट्रेंथन्ड टू इंश्योर ग्रेटर पीपल्स पार्टिसिपेशन ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शन ऑफ द पंचायत एज, जिस तरह से इन्विसाज किया गया है, एनविसाज किया गया है वैसा हो नहीं पाता है। ठीक है, और अच्छे से चीज़ें लागू हो नहीं पाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, लोकल कम्युनिटी इन प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग जो कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957 की मतलब कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, है ना। और जो कि ऐसा हो गया वो जब कोल बियरिंग एक्ट 1957 और जो वहाँ पे कोल वगैरह निकाला गया तो उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट काफ़ी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, और एक तरह से इलीगल था, पैसा की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट था
यहाँ पे ये बताया गया है। तो कुल मिला के प्रोविजंस इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाते हैं पैसा के। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, तो देयर इज गैप्स इन अडॉप्शन ऑफ पैसा एंड इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पीड। अडॉप्शन को और उसकी लेटर एंड स्पीड में इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 20% आदिवासी पॉपुलेशन, डेस्पाइट हैविंग 20% आदिवासी पॉपुलेशन है झारखंड के अंदर, हैज़ फेल्ड टू फॉर्मुलेट द रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसा। पैसा को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाने में ही फेल हो गया है झारखंड। ठीक है, तो ये सभी चैलेंज है। एक्सपर्टी के रिगार्डिंग बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनरीज ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट में नॉट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल कल्चर। तो जो लोग एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके अंदर जो फंक्शनरीज हैं जो ओवरसीइंग कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट की, उनको ट्राइबल कल्चर के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है, तो एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इनएडिक्वेट है इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये इनको आपको याद रखना अच्छे से। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रॉपरली नहीं है, इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं है, एडिक्वेट कैपेसिटी नहीं है, प्रॉपर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होती है कि एम्पावरिंग ऑफ ग्राम सभा भी नहीं हो पाती है और फिर सेल्फ गवर्नेंस अच्छे से हो नहीं पाती है। और लैक ऑफ क्लियरिटी बाद में बताई गई है, तो क्लियरिटी कम है रेस्पेक्ट टू लैंड एक्विजिशन इन शेड्यूल एरियाज। पैसा एक्ट स्टेट दैट ग्राम सभा जो होती है वो उसको कंसल्ट किया जाएगा एक्विजिशन करने से पहले, लेकिन इस कंसल्टेशन को काफ़ी बार गलत तरीके से लिया जाता है एंड इसको इस तरह से लिया जाता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है उनके अप्रूवल की, कंसल्टेशन ही करना है, केवल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तो है नहीं ग्राम सभा की, और इस तरह से लिया जाता है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा, ये भी बताया गया है। और ओवरलैपिंग फंक्शंस, तो काफ़ी सारे फंक्शन जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पे। ग्राम सभा है ना, टू बी कंडक्टेड अंडर पैसा ऑफन सीन टर्न आउट पार्टिसिपेशन ड्यू टू द, क्या होता है कि काफ़ी और जो कमिटीज होती हैं और जो अथॉरिटीज होती है उनके साथ ओवरलैप ऑफ फंक्शंस हो जाता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये सभी क्या थे, चैलेंजेस थे। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसा एक्ट 1996 का जो पैसा एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर ये चैलेंज आ रहे हैं। तो इसमें और फीचर्स भी बताए गए हैं, ये भी देख लेते हैं हम। पैसा एक्ट के अदर फीचर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो पैसा एक्ट को हमने देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखा, वो सब चीज़ें हमने देख ली। अब देख लेते हैं इसके अदर जो फीचर्स हैं वो क्या है। स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत शैल बी इन कन्फॉर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को भी इंश्योर करने की इसमें कोशिश की जाती है कि मतलब जो भी स्टेट्स के लेजिस्लेशन होंगे पंचायत के रिगार्डिंग, और पंचायत शैल भी कन्फॉर्मिटी में होने चाहिए, वो कन्फॉर्मिटी में होना चाहिए कस्टमरी लॉज के साथ। एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा, ये भी होना चाहिए। ठीक है, सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ, लोगों की उसको सेव करना है। ग्राम सभा हैज रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क्स। ठीक है, तो ये ग्राम सभा के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ आएगी। फाइनली बताया गया है एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन मिनिमम 50%, विद चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल टू बी रिजर्व फॉर एसटीज। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो चेयरपर्सन होगा सभी पंचायत पे, और उसकी सीट जो होगी वो रिजर्व होगी एसटीज के लिए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये भी है पैसा के ही प्रोविजंस, ये पैसा के ही फीचर्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब ये चैलेंज हमने देख लिया, उसके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, वे फॉरवर्ड क्या निकाला जा सकता है कि इफेक्टिवली पैसा को इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इन 10 स्टेट्स के अंदर। तो उसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। पहली बात तो अवेयरनेस हो, तो सिंपल सी बात है, लोगों में अवेयरनेस होगी, अपने अधिकारों को लेकर जानकारी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अवेयरनेस को अच्छे से फैलाया जाए लोगों के बीच में। ठीक है, फंडिंग का जो पैटर्न हो वो प्रॉपर हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज किया जाए फंडिंग को, और कुछ और फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड किए जाए ताकि ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके ग्राम सभा की, उनके रेवेन्यूज के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए कुल मिला के। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। तो देखा जाता है कि जितने भी पैसा वाले एरियाज हैं यहाँ पे डोमिनेंस जो होता है मेल का होता है पैट्रियार्कल थॉट्स की वजह से, तो वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए। ठीक है, और अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएँ उसके लिए। ठीक है, 1/3 पार्टिसिपेशन यहाँ पे बताया गया है, अप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन टू इंश्योर एटलीस्ट 1/3 पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो उसके रिगार्डिंग बात की गई है। कम्युनिटी ऑनरशिप की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पैसा एरिया शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की प्रोविजंस के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए पैसा उसको, और मतलब कम्युनिटी ऑनरशिप की यहाँ पे बात बताई गई है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। ठीक है, तो लॉज की यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। मतलब कुछ लॉज हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अदर रिलेटेड जो एक्ट्स है उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ बताया गया है सो दैट द ओनरशिप ऑफ द माइनर्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वाटर बॉडीज है, लैंड रिसोर्सेज आर एक्सप्लिसिटली हैंडेड ओवर टू द ग्राम सभा ऑफ द पैसा एरियाज। पैसा एरियाज के अंदर ये सभी चीज़ें हैं एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियर तौर पे, स्पष्ट तौर पे और एक्सप्लिसिटली एकदम ग्राम सभा को प्रोवाइड कर देनी है ये सभी चीज़ें। तो ये सभी जो हैं कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन के अंदर यही बताया गया है, पैसा रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड स्टैंड्स फॉर पीपल सेल्फ गवर्नेंस। पैसा जो हो रहा है सेल्फ गवर्नेंस के लिए स्टैंड करता है, और ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग जो है लोगों का उसको प्रमोट करता है, उसको समझता है, उसको मानता है, उसको प्रमोट करता है।
इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटेस्ट स्पीड में, इसको लागू किया जाता है तो ये एक तरह से रिजेन्युएट कर देगा क्या सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर खत्म होता जा रहा है वो काफ़ी अच्छे से इवॉल्व होगा, है ना। और डाइंग सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन ट्राइबल एरियाज, और स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में जो सेल्फ गवर्नेंस है वो खत्म होती जा रही है, वो फिर से जिंदा हो सकेगी, ये यहाँ पे बताया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैसा, जो हमने हॉलिस्टिकली देख लिया है पैसा के रिगार्डिंग। अब हम थोड़ा स्पोर्ट्स गवर्नेंस को देखते हैं, स्पोर्ट्स गवर्नेंस कैसे होती है, क्योंकि अभी काफ़ी इशू चल रहा था। हमारे AIFF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया गया था, उनका सस्पेंशन कर दिया गया था। अभी उठा लिया गया है वो सस्पेंशन, क्योंकि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो बना दी गई थी, तो उसे थर्ड पार्टी एक तरह से मतलब कि इंटरवेंशन को देखते हुए और सस्पेंशन कर दिया गया था। तो फीफा काउंसिल ने उस बैन को हटा दिया, उस सस्पेंशन को हटा दिया। तो देखते हैं क्या था पूरा मुद्दा, और साथ ही में स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया को भी हम अच्छे से देखते हैं। तो कुल मिला के अभी कमेटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उसको डिजोल्व कर दिया गया है, डिजोल्यूशन उसका कर दिया गया है फाइनली, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल जो है उन्होंने हमारे ऊपर जो सस्पेंशन लगाया था हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, वो भी हटा लिया है। देखते हैं कि पूरा हुआ क्या था। तो COA वाज अपॉइंटेड बाय द SC, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था COA को AIFF के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। एंड अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड मॉडल गाइडलाइंस। तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है AIFF का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड गाइडेंस मॉडल गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए, इन सभी कंट्रोल करने के लिए, इन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए COA बना दिया था, अपॉइंट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में डिजोल्यूशन ऑफ COA अभी कर दिया गया है, क्योंकि वो नेसेसरी थी कंडीशन। इसके लिए फीफा का जो बैन था, फीफा टू लिफ्ट द AIFF सस्पेंशन जो था, उसके लिए ये चीज़ जरूरी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन फीफा ने बोला कि कर रहे हैं आपके AIFF के अंदर, तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे, तो इस वजह से सस्पेंशन कर दिया था, ठीक है। फीफा सस्पेंडेड द AIFF ड्यू टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है सीरियस वायलेशन था अंडर द फीफा के जो स्टैट्यूट होता है उसके अंदर, स्टैट्यूट्स ऑफ फीफा के अंदर वो एक वायलेशन था, तो फीफा ने उसको हटा दिया था। इट विल ऑल्सो हेल्प, अब इससे क्या हो गया कि बैन हट गया है, सस्पेंशन हट गया है, तो इंडिया अब है जो 2022 के अंदर जो है फीफा का अंडर 17 वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है वो कंडक्ट करवा पाएगा, ठीक है, जो कि अक्टूबर 2022 के अंदर होना है। तो ये तो पूरा न्यूज़ था एक पर्टिकुलरली। अब इस न्यूज़ के जब हमारे सामने आ गई है और इसको देख लिया है कि COA को हटा दिया गया एक तरह से, तो अब हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर होता कैसे है स्पेसिफिकली ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर वगैरह को हम देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स जो गवर्नेंस है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस इज डिफाइंड एज द सिस्टम बाय विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्नड। तो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम के थ्रू गवर्न किए जाते हैं उसको स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। दिस इंक्लूड द डिफाइनिंग ऑफ द जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको डिफाइन करना भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। हम देखते हैं पूरा इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है वो कैसे है। तो देखो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया, तो यहाँ पे दो तरीके से आपको बताया गया है। एक तो यहाँ पे आपको MYAS करके बताया गया है, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। SAI के रिगार्डिंग जो बताया गया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अंडर में आ रही है। एंड देन फिर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एक तरफ से आपको ये दिखाया गया है। तो यहाँ से फाइनेंस जा रहा है, यहाँ से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस पूरे सिस्टम से फ्लो हो रहा है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्टिंग इवेंट्स को कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये स्पोर्टिंग इवेंट्स को कंडक्ट करवा रहा है। इसमें कौन कौन आ रहा है, इसको यदि हम देखना चाहें तो एक तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है सबसे ऊपर जो है, उसके ही जो अंडर में आ रहे हैं। एक तो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन हैं, बाद में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह हैं। तो ये सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह को कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्दर दिखाया गया कि ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और ये क्या काम कर रही हैं एक तरह से। देखो, प्रोवाइड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं, ये स्पोर्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देखती हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये पूरा जो विंग है वो दो विंग में हम इसको पूरा बांट सकते हैं। हमारा जो पूरा स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो है इसको दो विंग में हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विंग है वो ये काम कर रही है। एंड जो सेकंड जो विंग है ये वाली, जो कि ऑटोनोमस बॉडीज़ है रिकॉग्नाइज बाई ओलंपिक चार्टर के द्वारा जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, और ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। इनके जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, इनके मेन रूल्स है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, कभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस के ऊपर कुछ भी आता है और वहाँ पे यदि आप चार्ट बनाते हो तो हॉलिस्टिकली ये कवर हो जाएगा पूरा आपका स्पोर्ट्स गवर्नेंस, और काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये जो मेजर काम है यहाँ पे हमारे ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं जो ओलंपिक चार्टर के अंदर आती हैं, रिकॉग्नाइज बाई ओलंपिक चार्टर हैं, तो इनका काम है
इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करना, कंडक्ट करना लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स को और प्रमोट करना स्पोर्ट्स इन कंट्री को। तो ये सभी इनके काम है। तो इस तरह से 2 विंग है एक तरह से, है ना, इनको देख लेना है हमको। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इश्यूज इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इश्यूज क्या है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और इनके इम्पैक्ट वगैरह को देख लेते हैं, और गुड गवर्नेंस कैसे पॉसिबल हो सकती है स्पोर्ट्स के अंदर उसको भी देखेंगे। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कौन कौन से हैं हमारे स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर? तो यहाँ पे है अनक्लियर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वेरियस लेवल्स के ऊपर, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा एक तरह से अनक्लियर हो जाता है कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल क्या है, काइंड ऑफ, ठीक है। और जो प्रोफेशनलिज्म है वो काफ़ी कम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्यों है? क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होल्ड होता है हमारे पॉलिटिशियंस का, ठीक है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का, बिजनेसमैन्स का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। और काफ़ी नेपोटिज्म होता है, फैक्शनलिज्म होता है, इरेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और इन सभी की वजह से लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म निकल के आता है, काइंड ऑफ। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि AIFF के जो प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं 12 साल की टर्म, 3 टर्म्स एंड 12 ईयर्स एज AIFF प्रेसिडेंट। तो उनकी डेस्पाइट 3 टर्म्स उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और 12 ईयर्स उनको हो गए हैं एज AIFF प्रेसिडेंट, स्टिल वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड द मैक्सिमम परमिटेड टू ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF चीफ अंडर द स्पोर्ट्स रूल। तो मतलब कुल मिला के बात यही बताई जा रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है, फैक्शनलिज्म है, इरेगुलरिटीज इन इलेक्शंस है, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन का मतलब काफ़ी ज़्यादा होल्ड है इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। तो हम जब वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बात करेंगे और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ इश्यूज क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले इश्यूज की जब बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अनक्लियर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, पुअर डिफरेंसेज इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है, लीडिंग टू अनवांटेड, है ना, अनवांटेड कॉम्प्रोमाइज ऑन वन एस्पेक्ट। तो इसमें पुअर क्या है? डिफरेंशिएशन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। पुअर डिफरेंस मतलब पुअर क्या है? डिफरेंशिएशन है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर। बाद में आगे काफ़ी निटिगिटी में बताया गया है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। तो इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसके अंदर कुल मिला के इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एथलीट्स का। और भी कुछ इश्यूज हैं। तो और इश्यूज में बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फेस इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स एंड रीजन, ठीक है। प्रिवलेंस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच डॉपिंग एंड अनऑथराइज्ड बैटिंग इन स्पोर्ट्स, काइंड ऑफ। तो ये सभी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हमने देख लिया। फाइनेंशियल इश्यूज की हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज क्या है। तो द साइज ऑफ द स्पोर्ट्स मीडिया ने स्पॉन्सरशिप इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर वो $95 बिलियन है, जो कि काफ़ी है। FY20 के अंदर थी इतनी, लेकिन मोस्टली जो इसमें मेजोरिटी में जो सेंट्रलाइज है पूरा सिस्टम वो क्रिकेट की तरफ है। सारा जाता है जो स्पॉन्सरशिप एंड सब कुछ स्पोर्ट्स मीडिया वगैरह क्रिकेट का उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है। और आगे बताते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है एक सब्जेक्ट है NT-33 इन स्टेट लिस्ट। तो थोड़ा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज वगैरह और मल्टीपल फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह क्रिएट होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर हो क्या रहा है, क्रिकेट यदि हॉकी और बैडमिंटन, कबड्डी ऐसे खेलों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड इवेंट जो है वो क्लियर नहीं है और फंक्शनल नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव ए क्लियर एंड फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड इवेंट्स। ये कुछ खेलों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट भी किया था COA फॉर, है ना, अपॉइंटेड किया था COA को, ठीक है। तो किसके लिए? दिल्ली टू दिल्ली जो अफेयर्स है, टेबल टेनिस, उन सभी चीज़ के रिगार्डिंग है ना। तो वो बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, उनको अपॉइंट करना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं। तो उसके बाद मल्टीपल एक्टर्स की यहाँ बात की गई है। फिर ट्रांसपेरेंसी के इशू के बारे में बता रखा है। तो पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर को एंजॉय करते हैं, जिससे जो डिसीजंस हो जाते हैं वो ऑपैक हो जाते हैं, करप्शन हो जाता है, काइंड ऑफ। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बाद में बताते हैं, ये तो हमने देख लिए कि कुल मिला के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इश्यूज क्या क्या हैं। जो आपके स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इश्यूज क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है पूरा स्पोर्ट्स गवर्नेंस का, वो देख लेते हैं। तो पहले तो क्या इम्पैक्ट होता है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर होता है, कोचिंग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट वगैरह सब इम्पैक्ट होता है ना। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट पूरा सब कुछ हैम्पर हो जाता है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो होती है वो प्रभावित होती है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स होता है। सीरियस पार्टिसिपेशन इन ओनली सम स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, ठीक है, और रेसलिंग वगैरह, इनके अंदर ही सीरियस पार्टिसिपेशन हो पाता है कुछ, ठीक है।
उसके अलावा नेशनल जो प्राइड होता है वो इम्पैक्ट होता है, इससे उस पर प्रभाव पड़ता है। परफॉर्मेंस इन मेजर इवेंट्स लाइक ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप आर मैनी टाइम्स एसोसिएटेड विद द नेशंस प्राइड। स्पोर्टिंग जो सक्सेस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सब्जेक्टिव ऑल बीइंग ऑफ इट्स ऑल सिटीजन्स। तो मतलब ये यहाँ पे ये इम्पैक्ट्स बताए गए हैं। बाद में बताते हैं फर्दर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड्रेस द इश्यूज इन स्पोर्ट्स गवर्नेंस। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर जो इश्यूज है उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो यहाँ पे बताया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है स्पोर्ट्स फेडरेशंस को। स्पोर्ट्स जो फैकल्टीज़ हैं फॉर होस्टिंग, स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ फॉर होस्टिंग इवेंट्स टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड इन इंडिया 2011 के अंदर आया था। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के अंदर इंडिया के अंदर लाया गया था, उसकी भी यहाँ पे बात बताई गई है। एंड इसमें बताया गया है इट प्रोवाइड द मिनिमम स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड बाय स्पोर्ट्स बॉडी टू रिटेन द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एनुअल रिकॉग्नाइजेशन वगैरह वगैरह। एंड इट इज रिकॉग्नाइज बाय द दिल्ली कोर्ट एज ए बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू बी कंपाइल्ड बाय फेडरेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये सभी बातें यहाँ पे बताई गई है। एंड स्पोर्ट्स जो कोड है की रिक्वायरमेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसके अंदर लीगल स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन वगैरह वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स जो कोड है की रिक्वायरमेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स है उसकी यहाँ पे बात बताई गई है कि लीगल स्टेटस होना चाहिए, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन की बात की गई है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है, इलेक्शंस जो हैं उनके रिगार्डिंग बात की गई है और इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स कोड के अंदर बात की गई है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, एज एंड टेन्योर लिमिट वगैरह इन सब चीज़ की बात की गई है, स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, अदर्स एंड ऑफिस एंड अकाउंट्स की बात की गई है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें वे फॉरवर्ड क्या निकल रहा है फाइनली कि क्या किया जा सकता है कि जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है वो उचित तरीके से हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेमिंग वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन, वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन को फ्रेम करना जरूरी है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस है जो, ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें पार्ट ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वालिफिकेशन ऑन सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द मेंबर्स इन दीज बॉडीज, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डेवलप एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस द एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये बाद में बताया बॉटम अप अप्रोच को आपको अपनाना है। तो बॉटम अप अप्रोच क्या है इसके अंदर, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के अंदर, टू रिकॉन्स्टिट्यूट करना है रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बॉडीज विद अल्टीमेटली लीड टू द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस पिरामिड। तो नीचे से ऊपर की तरफ पिरामिड को लेकर जाना है। बेटर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल विल इन्फ्लुएंस नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज एज वेल। तो ये पूरा स्पोर्ट्स गवर्नेंस के रिगार्डिंग था जो हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, पीडीपी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाइमलाइट में रहा था, फिर बाद में हटा लिया गया, दोबारा से टेबल्ड होने की संभावना है, इसके टेबल होने की संभावना है वापस से बजट सेशन के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो बिल है वो, क्यों इसको हटाया गया उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रू द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल दैट इट हैड टेबल्ड इन लोकसभा इन 2019 में, जो टेबल्ड किया था वो अभी हटा लिया गया है, उसको वापस से लाया जाएगा। तो बैकग्राउंड देखते हैं पूरा इसका। तो जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी है ना, रिटायर्ड जस्टिस थे, और यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2017 का, एक केस काफ़ी फेमस केस है ये। इसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू जो प्राइवेसी है, एंड फ्रीडम एंड पर्सनल फ्रीडम गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसका इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या राइट टू प्राइवेसी, ये बात बोली गई। ठीक है, सेंटर ने 2017 में सेटअप की एक एक्सपर्ट कमेटी, और चेयरमैन का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे BN श्रीकृष्णा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू फॉर्मुलेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए, उसके लिए सेंट्रल ने 2017 में एक एक्सपर्ट की कमेटी, जो कि चेयर थी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्रीकृष्णा के द्वारा, BN श्रीकृष्णा के द्वारा, जो एक तरह से क्या थी, एक्सपर्ट की जो कमेटी थी वो चेयर थी, तो इसको कर दिया इन्होंने अपॉइंट। ठीक है, तो इसको सेटअप कर दिया गया इस कमेटी को। 2018 में श्री कृष्णा कमेटी ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्टेड फॉर द डाटा प्रोटेक्शन बिल टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। बाद में 2019 में बिल वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट में, टेबल्ड किया गया, और बाद में इसको JPC को भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। ठीक है, JPC ने काफ़ी टाइम लेके नवंबर 2021 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और गवर्नमेंट नाउ स्टेटेड दैट बिल विल सून बी रिप्लेस बाय कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉज इंक्लूडिंग डिजिटल प्राइवेसी लॉज एंड कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर चैलेंज। तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अब लेके आएंगे, हम इस बिल को हटा रहे हैं काइंड ऑफ, है ना, ऐसा उन्होंने बात यहाँ पे की। वाई द नीड फॉर विदड्रॉइंग द बिल वाज फेल्ट, बिल को
विड्रॉ करने की क्या रिक्वायरमेंट रही, यहाँ पे बताया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि विड्रॉवल करना पड़ा। तो रेडिकल ओवरहॉल सजेस्टेड बाय दी जेपीसी। तो बताते हैं जेपीसी ने बहुत सारे रेडिकल चेंज बताए, सजेस्ट किए, और वो अमेंडमेंट्स एंड चेंज बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से कुल मिला के हटाना पड़ा बिल को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर उसमें चेंज करना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऑल टुगेदर हम नया ही बिल लेके आते हैं। ठीक है। हाई कंप्लायंस कॉस्ट, तो जो बिल आया था उसके साथ कंप्लाई करने की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही थी। ठीक है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, एंड साथ ही साथ में ये सभी टेक इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली जो इंडिया की स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मतलब बनाना पड़ रहा था, उसके साथ कंप्लाई करने के लिए वो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा था काइंड ऑफ, है ना। तीसरा जो इसमें पॉइंट है बैलेंसिंग डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। तो इसमें एक तरह से मिसबैलेंस था प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के बीच में, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के बीच में, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। तो इस वजह से भी इसको हटाया गया। तो एक साइड ज़्यादा था ये। एज एक्सपर्ट्स मैनी प्रोविजंस इन द बिल सच एज डाटा लोकलाइजेशन एंड हार्डवेयर ऑथेंटिसिटी क्लॉजेज एंड सो ऑन वेंट बियॉन्ड डाटा प्रोटेक्शन। तो डाटा प्रोटेक्शन से बियॉन्ड चले गए थे एंड इनटू द रियल्म ऑफ प्राइवेसी। तो इस वजह से ये मिसबैलेंस होने की वजह से भी इसको हटाया गया। कंसर्न रेज बाय दी अपोजिशन, भी कंसर्न किए गए कि भाई अपोजिशन ने बोला कि इससे क्या होता है, स्वीपिंग पावर मिल सकती है गवर्नमेंट को किस चीज़ की, एक्सेस करने की पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स को, और ये नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की रिगार्डिंग खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो मतलब इस वजह से भी इसको स्क्रैप कर लिया गया। ओपेक कंडीशंस नहीं है ऐसा ब्लेम किया गया, ऐसा बोला गया, जो अपोजिशन है उसके द्वारा, अपोजिशन द्वारा बोला गया कि ओपेक कंडीशंस नहीं है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो फिर बाद में और इसको हटा लिया गया, इस रीजन की वजह से भी हटाया गया, ये बता रहे हैं रीजन्स, है ना। तो ये सारे रीजन्स हैं काफ़ी सारे, नॉट तो उसमें से एक रीज़न ये भी है कि इस वजह से भी हटाया जा सकता है, हो सकता है इस वजह से हटाया गया हो। ये सभी रीजन्स है एक्चुअली में वैसे। नॉट अलाइंड विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई लाइक एनएफटी आ रहा है, क्रिप्टो आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रैंसम वगैरह आ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन सभी के साथ ये जितने भी चेंज इन टेक्नोलॉजी थे लैंडस्केप उनके साथ अलाइन नहीं था, बताते हैं बिल, इस वजह से भी इसको हटा लिया गया। कंसर्न रेज बाय द, ये भी एक रीजन हो सकता है, कंसर्न रेज बाय द सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी सारे कंसर्न रेज किए गए थे सिविल जो आपकी लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। तो ये सभी रीजन्स रहे इसको हटाने के फाइनली। अब हम इसमें वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके रिगार्डिंग बात की गई है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि न्यू डाटा प्रोटेक्शन जो लेजिस्लेशन है शुड टेक इनटू द कंसिडरेशन द ऑल, जो भी क्रिटिसिज्म हुआ है उसको कंसिडर करते हुए, देखते हुए, अच्छे से उसको एग्जामिन करते हुए, देन फिर उसको दोबारा इसको बिल को टेबल किया जाना जरूरी है। ठीक है। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, लाइक जीडीपीआर एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ ईयू है, और एक सिंगापुर का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उन सभी को अच्छे से कंसिडर करते हुए फिर सभी की मतलब ग्लोबल एक्सपर्टीज को भी देखते हुए और फिर हमको इसके साथ आना चाहिए, यहाँ पे भी बताया जा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नीड टू इंगेज द ग्रेटर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, सभी स्टेक होल्डर जो भी हैं, लाइक सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको उनकी कंसिडरेशन लेनी चाहिए, एंड देन इस बिल को लेके आना चाहिए। और जो है बिल इस तरीके का होना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे सभी लोगों को जो ऑलरेडी लाइक काफ़ी आगे जा चुके हैं और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब सभी को एक फेयर ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सके, इस तरीके का बिल होना चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड के अंदर सजेस्ट किया गया है। अब हम देखते हैं जो आपका 1.4 नंबर पे जो टॉपिक है सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, इसके रिगार्डिंग क्या बात की गई है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप 4 कंट्रीज टू ऑर्डर रिमूवल ऑफ द कंटेंट टू द ट्विटर बिटवीन 2014 से 2022 के बीच में, कि भाई कितना कंटेंट हटाना है उसके रिगार्डिंग जो है, जो ट्विटर को बोला गया है उसमें इंडिया 4th नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया इज द 4th स्पॉट टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बिटवीन 2014 से 2020 आफ्टर जापान, टर्की एंड रशिया। बिटवीन 2014 से 2020 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को हटाने की बात की गई है ना। और यहाँ पे बताया गया कि भाई क्या क्या हटवाया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको कि क्या क्या रीजन्स रहे जिनसे हटवाना पड़ा, गूगल से भी काफ़ी कुछ हटवाया गया काइंड ऑफ, है ना। तो उसमें बताते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है उसको, डिफेमेशन यदि हो रहा है, अडल्ट कंटेंट कोई है, ठीक है, और इम्पर्सोनेशन यदि इम्पर्सोनेशन अमंग अदर्स हो रहा है काइंड ऑफ, तो उन सब चीज़ों को यहाँ से हटवाया गया है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम ये बात करें तो अब देख लेते हैं थोड़ा सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। तो रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, सोशल मीडिया रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। चेकिंग डिसरप्शन इन द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो डिसरप्शन है उसको चेक करने मतलब चेक करना, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीज़ों का। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी हैम्पर द ड्यू टू द ग्रोइंग पोलराइजेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो पोलराइजेशन होता है उससे जो डाइवर्सिटी है वो हैम्पर हो सकती है। तो इस वजह से चेक करना जरूरी है, चेक डिसरप्शन इन द सोसाइटी के लिए रेगुलेशन जरूरी है। कार्टेलिंग फेक न्यूज़, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेथोरा ऑफ अमाउंट में फेक न्यूज़ होती हैं, प्लेथोरा फेक न्यूज़ होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे वायलेंस और रेडिकलाइजेशन एंड
फियर मॉन्गरिंग वो करती हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, लाइक है ना 2017 से 18 में काफ़ी जो लिंचिंग्स वगैरह हुई एंड और जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो फेक न्यूज़ वगैरह की वजह से काफ़ी बार होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से भी कंट्रोल करना जरूरी है। मिनिमाइजिंग द केस ऑफ द साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के केस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं इंसान को, काफ़ी लोगों को, और जो मतलब कि काफ़ी लोग जो हैं इसको मिसयूज कर सकते हैं, है ना। तो और फिर अनोनिमिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो साइबर स्टॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसको भी चेक करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे रेगुलेशंस किए जाएँ। प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, भी ये ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया था कि यूएस की कैपिटल में मतलब कि जो डिबेकल हुआ था अभी सोशल मीडियाज़ की हेल्प से, उसको वर्ल्ड ने देखा था और बताया कि इस वजह से भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी रेगुलेशन ज़रूरी है। बात ये बताई गई है यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है इस रेगुलेशन का। अब तक भी तो रेगुलेशंस किए गए होंगे, तो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो होता है पूरी इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब कि एक तरह से ये लागू होता है। उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो मतलब कि ऑल इंडिया के अंदर लागू होते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ में कमिटेड, यदि क्राइम कमिट किए जा रहे हैं एवन आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय एनी पर्सन इज रेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, तो उसके ऊपर भी ये लागू होते हैं। प्रोविजंस आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड एवन, ठीक है, आउटसाइड द टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है उसके बाहर भी यदि ऐसा हो रहा है तो वहाँ भी ये लागू होंगे। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये एक्ट जो है लीगल वैलिडिटी देता है इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह को, काइंड ऑफ काफ़ी सारी बात इसके अंदर की गई है। दिस इज मॉडर्न लेजिस्लेशन है जो कि क्या करता है, दैट मेक्स द एक्ट लाइक हाईजैकिंग, डाटा थेफ्ट, स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, डिफेमेशन वगैरह, इन सभी को ये क्या करता है, कवर करता है कुल मिला के। इसमें 2008 के अंदर, ठीक है, एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल था। हमारा ITX फर्स्ट ऑफ ऑल सन 2000 के अंदर आया था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट था वो 2008 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। और सेक्शन 66A इंटू एक्ट है ना, और एक कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन है 66A जो कि काफ़ी लाइमलाइट में रहा था। और सेक्शन 66A क्या बोलता था, ऑथराइज करता था अरेस्ट करने के लिए किसी भी अक्यूज को, ऐसा अक्यूज जो कि क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा है कुछ ऑफेंसिव काइंड ऑफ, कुड बी डीम्ड ऑफेंसिव, जिसको कि ऑफेंसिव बोला जा सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में ऐसा था आपका सेक्शन 66A के अंदर प्रोविजन, तो बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन 66A था ये। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर स्ट्रक डाउन कर दिया था इस सेक्शन को, ठीक है। एंड IT एक्ट सेइंग इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बोलते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड इट इज़ वायलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज A, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A को वायलेट ये कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक केस है सैया सेंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2013, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये बात आई थी बाद में निकल के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 66A। एंड ये सैया सेंगल यूनियन ऑफ इंडिया के 2013 वाला है ना, तो 2015 में वर्डिक्ट आई थी और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। डाटा प्राइवेसी रूल्स इंट्रोड्यूस इन द एक्ट इन 2011 के अंदर एक्ट में डाले गए डाटा प्राइवेसी रूल्स। एंड ऑब्टेन रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कस्टमर्स बिफोर कलेक्टिंग द यूजिंग देयर पर्सनल डाटा, ये यहाँ पे बात की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2021 में नोटिफाइड किया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021 नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। तो प्रपोज ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द IT रूल 2021 में क्या है, तो वो है ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, तो इंटरमीडिएरीज का ऑब्लिगेशन, प्रपोज ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द IT रूल 2021, ठीक है। तो वो क्या है, प्रपोज ड्राफ्ट अमेंडमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, तो इंटरमीडिएरीज का ऑब्लिगेशन रहेगा। इस ऑब्लिगेशन से क्या मतलब है, इंटरमीडिएरीज टू पब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर्स एग्रीमेंट टू एक्सेस और यूजेज ऑफ इट्स सर्विसेज। तो जो एक्चुअली में यहाँ पे ध्यान रखना, इंटरमीडिएरीज जो हैं, क्या है इंटरमीडिएरीज, जो कि एक तरह से ये प्लेटफॉर्म का काम कर रही हैं, लाइक है ना, तो वो जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरमीडिएरीज हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है इस चीज़ को पब्लिश करना कि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसीज जो भी इंसान उनके प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो ये एक इसमें बात कही गई है, ठीक है। द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, टाइप्स ऑफ द कंटेंट दैट यूजर्स आर अलाउड टू क्रिएट, अपलोड और शेयर। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड जो इंटरमीडिएट्स टू इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट देयर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में यूजर्स को बताए, इंटरमीडिएट्स की भी बात की गई है। एक्सपीडियस रिमूवल ऑफ द प्रोहिबिटेड कंटेंट, यदि कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है तो उसको काफ़ी तेज़ी से हटाना है। 2021 रूल्स रिक्वायर इंटरमीडिएट्स टू एक्नॉलेज कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द रूल्स विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोज करना है कंप्लेंट्स को विद इन 15 डेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रपोज ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द IT रूल्स 2021। अपील मैकेनिज्म अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर्स, तो इसमें अपील मैकेनिज्म की बात भी की गई है, डिसीजन जो आपका ग्रीवेंस ऑफिसर होगा उसके डिसीजन के खिलाफ।
तो रूल 2021 रिक्वायर्स इंटरमीडिएट टू डेजिग्नेट ए ग्रीवेंस ऑफिसर टू एड्रेस कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द रूल्स. A grievance appellate committee will be formed by the central government to hear appeal against the decisions of grievance officers. तो ये सभी चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज इन द इफेक्टिव सेंसरशिप में क्या है? जब सेंसरशिप की जाती है उसकी इफेक्टिव सेंसरशिप के अंदर इंप्लीमेंटेशन के चैलेंज क्या है? तो पहली बात तो सब्जेक्टिविटी है. सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है. सेंसरशिप हैज़ नो ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज. इसकी कोई ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज तो है नहीं. इट इज़ होली रिलायंट ऑन द व्यूअर्स सेंस ऑफ मॉरलिटी विद डायनेमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी एंड ऑब्सेंसिनिटी. ठीक है, ऑब्सेंसिनिटी. तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. तो सेंसरशिप जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है, ऑब्ससिनिटी के ऊपर, डिसेंसी के ऊपर, ठीक है, और मॉरलिटी के ऊपर जो व्यूअर है उसकी सेंस ऑफ मॉरलिटी काइंड ऑफ है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती है. फिर बाद में बताया गया है कि पोटेंशियल ऑफ मिसयूज ओवर रेगुलेशन अब्यूज रहता है हमेशा, कि मतलब कि सेंसरशिप के प्रोविजंस को मिसयूज किया जा सकता है और सिटीजन्स का जो एक्सप्रेशंस का जो एक तरह से आइडियाज एक्सप्रेशंस वो उनको अलाउ होना चाहिए, उसको रोका जा सकता है. तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चैलेंज रहता है. ठीक है, द इश्यूज, इससे पहले हमें देख लेते हैं द इश्यूज विद द ड्राफ्ट अमेंडमेंट. ड्राफ्ट अमेंडमेंट के साथ इश्यूज क्या है? ग्राउंड फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट आर ब्रॉड एंड मे अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच. को ये इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है. देर आर नो प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर द पोजीशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. एंड थर्ड जो है द इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन मे अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये इश्यूज है कुछ, है ना. आगे बताया इनइफेक्टिव इन सर्टेन केसेज. कुछ केसेज के अंदर इनइफेक्टिव हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग इन सेंसरशिप में. कुछ केसेज के अंदर इनइफेक्टिव कैसे हो जाती है? ये सेंसर्ड मटेरियल हैज़ द टेंडेंसी टू फाइंड इट्स वे. तो ये दूसरे तरीके से फिर वो सेंसर्ड जो मटेरियल होता है वो आज कल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. तो ये काफ़ी केसेज के अंदर इनइफेक्टिव हो जाती है. ठीक है, तो ये बात बताई गई है. अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, इसके अंदर क्या किया जा सकता है. तो एनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेशन को थोड़ा इंक्रेज किया जाए, है ना. तो इसमें क्या किया है? इट कैन बी सेटअप बोथ इन हाउस एंड और इंडस्ट्री वाइड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट इट इज सपोज टू सर्व. तो सेल्फ रेगुलेशन की थोड़ा सा देखा जाए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए. कॉडिफिकेशन ऑफ ऑल मीडिया लॉज किया जाए. कॉडिफिकेशन लेड टू द सर्टेनिटी ऑफ द गवर्निंग लॉज. तो कॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ द सेंसरिंग पावर ऑफ द स्टेट. जो सेंसिंग पावर ऑफ द स्टेट है उसको भी लिमिटेड करने की जरूरत है. क्यों? टू प्रिवेंट अब्यूज द ओवर यूज ऑफ द पावर द रेगुलेटरी बॉडी शुड बी अलाउड टू टेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली. तो रेगुलेटरी बॉडी को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए अलाउ होना चाहिए. और द गवर्नमेंट कैन एक्ट एज ए फैसिलिटेटर बाई फॉरवर्डिंग इट्स सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ओनली. तो गवर्नमेंट को केवल फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, फॉरवर्ड करते हुए अपने सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस को. जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए. तो इस तरह से काफ़ी हद तक, ठीक है, मतलब कि रोल को जरूरी है कि सेंसरशिप का जो रोल है स्टेट का उसको कंट्रोल किया जाए और इंडिपेंडेंट रखा जाए रेगुलेटर को. अडॉप्टिंग प्रोएक्टिव और इन नॉन प्यूनिटिव स्टेप टू एड्रेस द हेट स्पीच. हेट स्पीच को एड्रेस करने के लिए नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स को लिया जाए, प्रोएक्टिव स्टेप्स को लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है. तो क्या है वो प्रोएक्टिव एंड नॉन प्यूनिटिव स्टेप्स? सच स्टेप्स में इन्वॉल्व पब्लिक एजुकेशन, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, ओपनली कॉम्बेटिंग द, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी. मतलब लोगों को एजुकेशन वगैरह करने देना है काइंड ऑफ, है ना. उसके बाद हम देखते हैं प्रमोटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन इन द मीडिया. तो मीडिया के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है. एथिकल स्टैंडर्ड दैट रेस्पेक्ट प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करता हुआ ऐसी एथिकल स्टैंडर्ड्स हो, डिग्निटी को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन्स को कैन बी डेवलप्ड एंड इनकलकेटेड इन कोर्स कैरिकुलम्स टू, है ना, ट्रेन इन वेरियस मीडियाज टू मिनिमाइज द एक्सटर्नल कंट्रोल वगैरह वगैरह. तो ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं. अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं हम कि छोटी छोटी न्यूज़ें हैं कुछ पॉलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, अगस्त के महीने में, उनको देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले देख रहे हैं हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं. क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के रिगार्डिंग जो है वो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने बोला है एक तरह से एमपीज डू नॉट एंजॉय द एनी इम्यूनिटी. एमपी डू नॉट एंजॉय, आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना. एमपीज डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेज व्हेन हाउस इज इन सेशन. तो एमपीज को किसी भी तरीके की कोई मतलब इम्यूनिटी नहीं मिल रही है क्रिमिनल केसेज के अंदर. एंड कैन नॉट अवॉइड समन्स इशूड बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यदि समन देती है तो उससे भी नहीं बचा जा सकता है. ठीक है, कैन नॉट अवॉइड, उनसे को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है. तो आपको अब देखना है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते क्या है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय द एमपीज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शंस. तो ये क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं. तो इन प्रिविलेज की कहाँ बात की गई है वो देखते हैं. These rights are also given to those individuals who speak and participate in any committee of the parliament. ठीक है, उन लोगों को भी एक्सटेंड किए गए इन राइट्स को, विच इंक्लूड द अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं और यूनियन मिनिस्टर्स को भी ये मिलते हैं. व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स इम्यूनिटीज आर डिसरिगार्डेड, यदि कोई भी ऐसी राइट्स और इम्यूनिटीज को डिसरिगार्ड किया जाता है, इस ऑफेंस को बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड इज पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट.
ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 105 तो किसके लिए है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करता है। स्पेशल जो प्रिविलेज है वो दिए गए हैं आर्टिकल 105 के अंदर पार्लियामेंट के लिए, और 194 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए दिए गए हैं। आगे बताया गया है वन ऑफ द प्रिविलेज इज दैट, इनमें से एक प्रिविलेज क्या है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल केस, सिविल केस के अंदर 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में, ठीक है। सिविल केस 14 डेज बिफोर एंड कमेंसमेंट ऑफ द सेशन और कमिटी मीटिंग एंड आफ्टर 40 डेज एंड 40 डेज देयर आफ्टर, तो इस दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट टिल नाउ हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टिवली कॉडिफाई ऑल द प्रिविलेज, तो अभी तक सारी प्रिविलेज को कॉडिफाइड नहीं किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, लेकिन अब तक पूरी तरह से कॉडिफाइड नहीं किया गया है प्रिविलेज को, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम कि 14th जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के बन गए हैं, और वो जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़ हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th VP ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको याद रखना है ना। ही इज इलेक्टेड बाई मेथड ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है। उनका जो इलेक्ट्रल जो कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो कंसिस्ट करता है मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स को। ही होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 5 years बट कैन रिजाइन एंड कैन बी रिमूव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years से पहले भी किया जा सकता है। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है थोड़े लाइमलाइट में थे। तो स्टेट बैंक के डाटा बता रहे हैं कि 2018 से अब तक 10,000 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो प्राइवेट द पॉलिटिकल पार्टीज हैव कलेक्टेड मोर देन 10,000 करोड़, 10,000 से ज़्यादा ले चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 2017-18 के यूनियन बजट के अंदर इसको लाया गया था, और इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है ये, एंड टू क्लीन द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। तो थोड़ा पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को क्लीन करने के लिए इसको लाया गया था। रेशनल क्या था इसके पीछे का, टू लिमिट द यूज ऑफ द कैश इन पॉलिटिकल फंडिंग, एलिमिनेट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको दूर करना, प्रोटेक्टिंग डोनर फ्रॉम द पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कर ब्लैक मनी, ये सभी इसके रीजन थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है कि 15 दिन के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर 15 डेज, याद रखना है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए जो भी इसके फीचर्स है स्पेसिफिकेशन है इलेक्ट्रल बॉन्ड के वो दें आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन इशू किया जाता है उससे 15 दिन तक ये वैलिड रहते हैं। कैन बी परचेज बाई ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो उनके द्वारा इसको परचेज किया जा सकता है। सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ द 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ के मल्टीपल्स में इनको बेचा जाता है। एंड ये याद रखना आपको 1,000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख एंड 1 करोड़। SBI इज द ओनली बैंक अथोराइज टू सेल देम। ये ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्या है इस पार्टी की जो इसके थ्रू फंडिंग ले सकती है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी डेट सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट जनरल और असेंबली इलेक्शंस, ये उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई हैं, देख लें। फाइनली देखते हैं, बायर्स ऑफ द बॉन्ड्स हैव टू सबमिट फुल KYC डिटेल्स, तो फुल KYC डिटेल्स देनी होती है जो बायर्स होते हैं बॉन्ड्स के उनको एट द टाइम ऑफ द बाइंग। बट द बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट हैज़ गिवन इट द बॉन्ड्स, ठीक है। बट द बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट हैज़ गिवन इट द बॉन्ड्स। तो ये सारी बात यहाँ पे बता दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कंसर्न्स है जो आपकी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो पूरी फंडिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स देख लेते हैं। अनोनिमस और डोनेशंस मेक कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, allowed possibility of the corporate misuse as it removes limits on the company donation to the political parties, lack of level playing field in the terms of the political funding as it restricts the benefits to the electoral bonds only to a few political parties। तो ये सभी इसमें प्रॉब्लम है। हम देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इलेक्टोरल रोल आया है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो कुल मिला के JNK के अंदर अनाउंस दैट द एनीवन हु इज लिविंग ऑर्डिनरी इन JNK एंड कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनलिस्टेड एज ए वोटर इन JNK। तो जो भी सिंपली जो रह रहा है अब JNK के अंदर वो अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है, ठीक है, किसके अंदर आने की, JNK की वोटर लिस्ट के अंदर आने की, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। तो पहले JNK के लिए RPA 1957 था, ठीक है, उसको अभी रिवाइज कर दिया गया है। इलेक्टोरल रोल्स वाज लास्ट रिवाइज इन 2019 अंडर JNK RPA 1957 विच बिकम नल एंड वॉइड हो चुका है अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में। तो अंडर जो JNK RPA 1957 था उसमें परमानेंट जो रेजिडेंट्स थे वही एलिजिबल थे वोट्स के लिए। अब 1951 RPA के अकॉर्डिंग नाउ डिटरमाइन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस वगैरह होगा, ये आपको समझ लेना है। तो ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट्स इन द डिटरमाइंड बाय द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये आप समझ चुके हो कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो कौन होगा, सच ए पर्सन मे बी फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री बट लिविंग इन JNK पर्पज ऑफ वर्क हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, अदर रीजन, तो वो ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा वहाँ का। प्रोवाइडेड दैट
प्रोवाइडेड क्या है यहाँ पे, द पर्सन गेट्स देयर नेम डिलीटेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल ऑफ देयर नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। When Article 370 was in force, those ordinary residing in JNK were eligible to vote only in the parliamentary polls, ठीक है, कैटेगराइज एज नॉन परमानेंट रेजिडेंट NPR। तो ये सभी बातें यहाँ पे की गई हैं, डिवीजन ऑफ द ये हो चुका है पूरा, तो इसको देख लेना पूरा। अब देखते हैं आगे, रिकॉग्नाइजिंग द माइनॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे पेटिशन डाली गई है किसी पेटिशनर द्वारा और बोला गया है कि आप माइनॉरिटीज़ को जो है वो मतलब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखिए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम नहीं देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिला के बोल दिया है। और इसमें बहुत सारे केस को साइड किया गया जो हिस्टोरिकली पहले भी आए हैं। केरला एजुकेशन बिल केस 1958 था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था आर्ग्यूमेंट की माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एट द ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। एक ऑल्सो TMA पाई केस था 2002 का, उसमें बोला गया था ऐसी हेल्ड दैट द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग स्टेट एज ए यूनिट। और इसमें भी आपको क्या करना है, एंड बाद में बोला था नॉट बाय टेकिंग कंसिडरेशन पॉपुलेशन कंट्री एज ए होल, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को एज ए होल के ऊपर नहीं देखेंगे हमें। माइनॉरिटी स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो माइनॉरिटी एज ए वर्ड कहीं पर डिफाइंड है नहीं, पर आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई। राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज हैव बीन स्पेल्ड आउट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर बात की गई है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कहीं भी डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 350B के अंदर भी मेंशन किया गया है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में, ठीक है। और आगे यहाँ पे बताया गया है हाउएवर सेंटर यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 को यूज में करता है एंड डिक्लेयर द मुस्लिम, किन लोगों को माइनॉरिटीज के अंदर डिक्लेयर किया है, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, जो जोरिस्ट्रियंस हैं उनको माइनॉरिटी का दिया गया है NCM एक्ट 1992 के थ्रू। तो ये सभी चीज़ें बताई गई है। बाद में बताया गया है NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 जो है हैज बीन इनेक्टेड टू सेफगार्ड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग बात चलती रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है क्या, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि CJI अश्योर्ड दैट, CJI ने बोला है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शन करेगी पूरे साल के अंदर, ठीक है। तो बताते हैं कि टोटल 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स अभी हैं, जिनमें से 53 जो केसेज हैं मेन केसेज हैं इन्वॉकिंग की क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को देखते हैं वो, है ना। तो कोई भी बेंच, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज ए बेंच ऑफ दी SC हैविंग 5 और मोर जजेज जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। प्रेजेंटली दे आर सेटअप बाय द CJI ऑन एड हॉक बेसिस एंड वैन द नीड्स अराइजेस। तो जब आवश्यकता आती है तब उनको एक तरह से एड हॉक बेसिस पे बनाया जाता है। लेकिन अब बोल दिया है CJI ने कि पूरे साल एक बेंच तो फंक्शन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज आर सेटअप ओनली इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग जो सर्कमस्टेंसेज होती हैं तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया जाता है। तो आर्टिकल 143, तो केस में क्या होगा, केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बात हो। और आर्टिकल 145 की क्लॉज 3 के अंदर क्या हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साउट द SC's ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ द फैक्ट ऑफ लॉ अंडर द आर्टिकल 143। तो तब जाके आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात रहती है। अभी हमारे CJI ने बोल दिया है कि ऑल टाइम के लिए इसको रखना है, ठीक है। CJI अश्योर दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल के लिए फंक्शन करेगी। तो इसके रिगार्डिंग बात की गई है। आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। इन ए रिलेटेड डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम इट्स प्रोसीडिंग्स। तो इसमें लाइव स्ट्रीम और प्रोसीडिंग्स की कुछ बात की गई है, तो उसको देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग जो है, लाइव स्ट्रीमिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर लेते हैं। ओके, सो हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे बात है। तो इसमें बताया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है, इंश्योर राइट टू एक्सेस टू जस्टिस गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड फोस्टर होता है, ये सभी चीज़ें हैं। करंटली 6 जो हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं आउट ऑफ 25, जिसमें गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश आते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स की, है ना। अब लास्ट जो है पॉलिटी का हम देख लेते हैं 1.5.7 जो है, जो लास्ट न्यूज़ है पॉलिटी में, वो है बेनामी ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1988। उसके रिगार्डिंग क्या बताया गया है यहाँ पे, तो बेनामी ट्रांजेक्शन्स मीन एनी ट्रांजेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू वन पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन पेड और प्रोवाइडेड बाई अनदर पर्सन, तो उसे बेनामी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है आगे, बेनामी ट्रांजेक्शन्स आर यूज्ड टू डिसगाइज रियल ओनरशिप फॉर रीजन्स इंक्लूडिंग टैक्स अवॉइडेंस वगैरह के लिए सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे जो की हाइलाइट्स है ना इसके रिगार्डिंग उसको देख लेते हैं, है ना। पहले 2016 के अंदर अमेंडमेंट क्या है, 2016 अमेंडमेंट एक्सपेंडेड द स्कोप एंड पनिशमेंट फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन, ऑल्सो एडेड प्रोविजन फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन। तो कॉन्फिस्केटेड भी किया जा सकता है प्रॉपर्टी को यदि बेनामी ट्रांजेक्शन के थ्रू हुई है, बेनामी ट्रांजेक्शन के थ्रू वो यदि प्रॉपर्टी है तो उसको क्या किया जा सकता है, प्रोविजन किया गया है कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड थ्रू एज ए रिजल्ट ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन। कि हाइलाइट्स ऑफ द वर्डिक्ट क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्शन 3
जो है उसका जो सब पार्ट है, उसका पार्ट जो 2 है ऑफ 1988 एक्ट में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द ऑफ द 2016 एक्ट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बीइंग आर्बिट्ररी एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड बाद में बताया गया है इसमें। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक डाउन कर दिया, इस वजह से न्यूज में है ना, पहले देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द बेनामी एक्ट ऑफ द 1988 है ना। तो फिर बेनामी एक्ट के बारे में हमने देख लिया, बेनामी एक्ट होता क्या है उसको देख लिया। अब देखते हैं कि हाईलाइट्स क्या है, क्यों स्ट्रक डाउन किया है कुछ जो प्रोविजन है उसको। तो एक प्रोविजन क्या रहा है कि सेक्शन 3 है ना, क्लोज 2 ऑफ द 1988 का जो एक्ट है, ठीक है, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग आर्बिट्रेरी एंड वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 21 को इसको बोला गया है कि एक तरह से उसके लिए आर्बिट्री है ये। और प्यूनिटिव प्रोविजन ऑफ द 2016 के जो एक्ट के हैं अंडर सेक्शन 5 शैल नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, नहीं लगने चाहिए। तो ये काफ़ी प्रोविजन जो है इसके हटा दिए गए हैं ना। एंड सेक्शन 5 ऑफ द 2016 अमेंडमेंट एक्ट अलाउज द कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए बेनामी ट्रांजेक्शन। तो प्रोसिक्यूशन और कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन 1988 टू 2016 सेल स्टैंड्स क्वेश्चड। तो 1988 से 2016 तक के जितने भी यदि ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उनका एक तरह से कॉन्फिस्केशन नहीं किया जा सकता है, ये बात एक तो बोल दी गई है ना। और ये दो जो प्रोविजंस हैं ये यहाँ पे लाए गए हैं एक तरह से। और दूसरी बात बोली गई है कि यदि कोई प्यूनिटिव प्रोविजंस हैं तो जो 2016 के एक्ट के अंदर हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से दो चीज़ों को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया है 2016 के अमेंडमेंट के थ्रू जिनको लाया गया था काइंड ऑफ। तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988 के बारे में था जो भी हमने जान लिया। तो इसी के साथ पॉलिटी जो है वो हमारी कवर हो गई है यहाँ पे पॉलिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, अगस्त महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस कौन से रहे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।